देखो इसमें जो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 का अभाज्य गुणनखंडों में गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो मतलब एक अभाज्य गुणनखंड किसे कहेंगे? 120 का अभाज्य गुणनखंड मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो इसे कितने मतलब कैसे लिखा जा सकता है? तो डायरेक्टली इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। क्या करोगे? ये तो करने आता है, कितना आ जाएगा? 6 30 2 है ना, कितना 15 फिर 3 5 फिर 5 1। तो ऐसे भी सकते हो मैं 2 2 2 3 5 2 2 2 3 5 जो ऑप्शन नंबर मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये तो बहुत ईजी था, इतना आवश्यकता नहीं है इसको जानने का। हाँ, इसमें जो क्वेश्चन है कि 306 था 657 का महत्तम समापवर्तक मतलब HCF 9 है, तो उसका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? एलसीएम पूछा। मतलब दो संख्या है 306 और क्या दिया है 657, इन दोनों का एच दिया है, HCF दिया है, HCF दे दिया है 9 और पूछ रहा है एलसीएम कितना होगा। यही क्वेश्चन दिया है, माने दो संख्या है और उसका एलसीएम और एलसीएम दिया हुआ है और पूछ रहा है यहाँ पर, सॉरी एलसीएम दिया नहीं है, एलसीएम पूछ रहा है। अब चलो ध्यान दो, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों की इंटू करो, है ना, और ये दोनों की इंटू करो तो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये नियम जानते हैं ना, दोनों संख्या की इंटू करोगे तो एलसीएम और एलसीएम के इंटू के बराबर होते हैं। अगर हमको इसमें से एलसीएम चाहिए तो एलसीएम क्या करने लगेगा? डिवाइड कर देंगे। ये डायरेक्टली ऑप्शन हिट करा, आप क्या करोगे यहाँ पे डायरेक्ट काट, क्योंकि फिर दोबारा दिखा नहीं जाओगे, इसको इसको बाई इतना करोगे, डायरेक्टली काट सकते हो यहाँ पर। देखो कोई है जो 9 से कट रहा है तो ये 6 3 और ये कट जा रहा है, किसी को काट में कट जाएगा, कितना कट जाएगा 3 बार में, और यहाँ पर 4 3 3 यहाँ पर 4 9 जाती है, 34 बार कट गया। अब जब दोनों को इंटू करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? एलसीएम निकल जाएगा, जो इसको इंटू करके था जो यहाँ पर 2 2 3 3 8 मेरा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस पे है 2 मेरा आंसर है। तो समझ आएगा नहीं होगा इसलिए कि दो संख्या का इंटू इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ, उसी संख्या के नहीं किसी और पे निकाल देना, ठीक है। और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ डिवाइड करो, एचसीएफ निकालना होता तो एलसीएम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। फिर बोला कि 15 का एचसीएफ एलसीएम है। अब देखो 15 और 25 का एक पीछे सेट में मैंने बता दी थी कि 15 और 25 का एचसीएफ क्या होगा। तो देखो एलसीएम मेथड से निकालो चाहे एचसीएफ मेथड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसमें दो मेथड है, तो इसका एचसीएफ एलसीएम देखो ऑप्शन में जो भी है, ध्यान दो कि इसमें सबसे जो बड़ा नंबर है जो दोनों काटता हो, तो क्या है 5 है 10 है 15 है 2 है, में क्या है 15 किसी को नहीं काटेगा, 2 भी किसी को नहीं काटेगा, 5 ही है जो दोनों काटता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 5 मेरा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 पर है यहाँ पर, ठीक है। और एचसीएफ वही कहता है ना जो दोनों को काटे। अगर एलसीएम पूछ देता तो ऐसे नंबर होना चाहिए जो दोनों उसको काटे, उसे एलसीएम कहेंगे, ठीक है। इसमें कोई बयान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर कह रहा है, द्विघात बहुपद होगा जिसका शून्याङ्कों का योग √2 और गुणनफल इतना दिया है। मतलब कि क्वालिटी की क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है कि जिसके शून्याङ्कों के मतलब हम जानते हैं ना अल्फा प्लस बीटा ये योग हो गया, अल्फा प्लस बीटा रूट में 2 है, और बोला अल्फा इंटू बीटा गुणनफल दे दिया उसका 1/3 है। तो एक बात बताओगे, हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू में से क्या होता है -b/a, इसका क्या होता है c/a, ये होता है ना। अब ध्यान दोगे इसमें जो चाहिए, इसमें a तो 1 है, इसमें a कितना है 3 है, इसको भी क्या करना होगा 3 बनाना होगा। तो क्या करोगे दोनों को ऊपर नीचे 3 से क्या करो इंटू कर दो। अब जो मेरा बन जाएगा क्या बन जाएगा, चलिए यहाँ पे मिटाते हैं -b/a, ठीक है। क्या बन जाएगा 3√2 और नीचे क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब तो हो गया मेरा सेम सेम, तो अब a भी मेरा मैच कर गया और यहाँ पर जो भी है यहाँ पर ब्रैकेट में ले लोगे तो a मेरा दोनों मैच कर गया। अब जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c होता है, ये होता है। अब बताओगे यहाँ पर कि a मतलब कितना है, ये मतलब 3, ये कितना निकल गया 3, देखो x में भी है, अब इसमें 3 निकल गया, और x² प्लस b कितना है
तो b यहाँ पर प्लस में था ना, यानी जो रियल में क्या माइनस में था तब प्लस में हुआ था ना, तो कितना हो जाएगा माइनस 3√2 और साथ में क्या रहेगा x और c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू 1। अब इसे तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस माइनस माइनस 3√2x प्लस 1। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिख रहा है 2 में दिख रहा है। ठीक है, इसे मैंने कॉपी कर सकते हैं। ये दो टर्म दिया था और ये टर्म को आपको पूछ रहा था। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि ax² bx प्लस c के शून्यांक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा। ऐसे बता दें आंसर कितना होगा। हम जानते हैं कि जब अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो कितना होता है माइनस b बाई माइनस टी। ठीक है, माइनस b बाई ये मेरा आंसर होता है, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है फर्स्ट में ही दे दिया है। चलो अच्छी बात है। अब इसमें दे रहा है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ दिया गया है, बहुपद के शून्यांकों की संख्या क्या होगी। तो एक बताओगे, एक ग्राफ दिया है इस तरह से, ठीक है, और ये ग्राफ दिया है, इसमें ये x होता है और ये x डैश होता है, y और y डैश होता है। अब यहाँ पे 0 होता है ना। अब बोला है कि px में, px मतलब ये x का जो वैल्यू है, तो px हम किसे कहते थे, y इक्वल टू जब px था, हम जानते थे कि जब ये उस लाइन x को कितने बार कटता था वो मेरा आंसर होता था। ऐसे करता था ना, जितना मैं कटा मेरा उतना आंसर होता था। बताओ इसमें जो ये लाइन है x को काट रहा है, नहीं काट रहा, आंसर कितना हो जाएगा, जीरो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, जीरो, जो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन नहीं देंगे, नहीं लग 1 लिखने का पता है 0 1 दोनों आंसर हो जाएगा समझने वाले को, है ना। तो जीरो इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो समीकरण जो दिया है, जो समीकरण इसमें दिया है 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a1 देखो इसमें ऐसे दिया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 दे दिया। ठीक है, मतलब हम लोग इक्वेशन जानते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये दो इक्वेशन देता है। बोला अगर a1 बाई a2, ये मेन क्वेश्चन, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, यहाँ पर क्या, सॉरी यहाँ पर क्या है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब बोला इक्वेशन किसको दर्शा रहा है, तो हम लोग जानते थे अगर तीनों बराबर हो गया तो बहुत सारे हल मिलते हैं, ओवरलैप करता है ना लाइन। अगर ये दोनों बराबर नहीं हुआ तो सिर्फ एक हल मिलता है, और जब ये दोनों बराबर है किसी से बराबर नहीं है तो क्या मिलते हैं, इनफिनाइट मेनी सॉल्यूशन। मतलब क्या होता है, लाइन कैसे हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं। लाइन कैसे हो जाते हैं, जब पैरेलल। अब बताओ जब लाइन पैरेलल हो जाएंगे तो कोई हल मिलेगा क्या, अरे कटे तब नहीं हल मिलेगा, तो कटता ही नहीं है, तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, जो ऑप्शन नंबर 3 को मेरा आंसर है। ठीक है, देखो ये जो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 दिया है, ठीक है, और 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 दिया है। तो बताओ कि इसमें a1 कितना है, ये a1 है और ये क्या है, b1 है। इसमें c है क्या, c कितना मान लेंगे, 1, c इक्वल टू 0 मान लेंगे, 0। हाँ, c1 इक्वल क्या मान लेंगे, 0। 0 मेरे पास नहीं कुछ है तो 0 है। अब देखो इसमें a2 कितना है और b2 हो गया और ये पे हो गया c2। अब बोला है इसमें कि इनमें से क्या होगा आंसर, तो पहले बताओ हम ट्राई करेंगे क्या, a1 बाई a2 करके ना, यानी 2 बाई क्या लिखेंगे पहले 3, a1 बाई a2, फिर b1 बाई b2 माइनस 3 बाई क्या 4, और फिर c1 बाई c2, c1 कितना है 0 बाई 20। अब एक बात बताओगे तो कोई किसी से इक्वल है क्या, कोई किसी से इक्वल नहीं है, तब क्या होगा। पहली बात तो सबसे पहले कि यही दोनों इक्वल नहीं है, a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इक्वल नहीं है, तो कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, माने क्या करेगा लाइन, ऐसे क्या करेगा, एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं क्या करता है, जब कट करता है, जब a1 बाई a2 b1 बाई b2 नहीं रहा तो एक पॉइंट पे क्या करेगा, कट करेगा, उसे प्रतिच्छेद कहते हैं। मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं, प्रतिच्छेद मतलब होता है कि जहां पे इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, तो उसका एक हल मिल जाएगा। इसमें कितना मिलेगा, एक हल मिलेगा, यानी क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 पे दिया है, मतलब क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर दिया। ठीक है, ये प्रतिच्छेद लिखा होगा, हमारे पास a1 बाई a2 b1 और b2 बराबर ना होना, प्रतिच्छेद कर जाएगा। अब ये दोनों बराबर हो लेकिन ये बराबर ना हो तो
पैरेलल होता है और तीनों बराबर हो गया तो वो समानुपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, लाइन क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है, उस पीरियड में ओवरलैप कर जाता है, तो इस पीरियड में इसमें नहीं होगा। इंटरसेक्टिंग बस समझो हो जाए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग सी के किस मान के लिए समीकरण जो है का अनंत हल होगा, अनंत मतलब इनफिनाइट मतलब क्या होता है, अनंत मतलब जो कभी खत्म ना, इनफिनाइट होगा, मतलब अनंत हल मतलब हो कि हर पॉइंट पे हल हो, इनफिनाइट सॉल्यूशन हो। इनफिनाइट सॉल्यूशन मतलब क्या होता है कि बताओगे ये लाइन जो है एक दूसरे कट के एक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, लेकिन बताओ इसमें कितना सॉल्यूशन मिलेंगे, कोई सॉल्यूशन नहीं, और इसमें कितना सॉल्यूशन मिलेंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन, मतलब हर एक पॉइंट पे क्या करेगा, हर पॉइंट पे काटा हुआ तो इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सी के लिए जो समीकरण है वो अनंत हल क्या होगा, सी क्या रखेंगे जिससे क्या हो, अनंत हल हो, मतलब दोनों लाइन क्या हो, ओवरलैप करेगा। तो इसमें पहले ध्यान दोगे सी एक्स सी एक्स माइनस वाई माइनस टू इज टू लिख सकते हैं, इधर क्या हो गया माइनस में हो गया, इधर देखोगे 6x माइनस 2y, इधर क्या होगा माइनस 4 इक्वल टू 0। अब बताओ ये कितना है, जो x के साथ रहता है वही क्या कहते हैं, या c मत देना कि c है तो गलत हो जाएगा, ये क्या है a1 है, और यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यानी b1 है, और ये क्या है c1 है, यहाँ पर a2 b2 और c2, ठीक है। अब देखोगे अब क्वेश्चन क्या है, अनंत हल होना चाहिए, मतलब कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 और c1 बाई c2, ये ऐसा होगा तभी तो कितना मिलेगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, इनफिनाइट सॉल्यूशन मिलेगा इसका, क्योंकि हर पॉइंट पे कट करेगा। अब बताओ a1 कितना है c और a2 कितना है 6 इक्वल टू b1 कितना है -1 और c1 कितना है, सॉरी b2 कितना है -2 और c1 कितना है -2 और c2 कितना है -4। अब देखो ये माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, इसका वैल्यू कितना आया 1/2, कट तो 1/2 नहीं आएगा ना, 2 से कितना कट 1 कटेगा तो। अब बताओ 1/2 इसका भी तो 1/2 होना चाहिए ना, तब सब बराबर होगा। तो बताओ कि इसको 1/2 एंड 2 लाने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ पे c बराबर कितना हो जाएगा 3 रखोगे, 3 से काट देगा तो 1/2 हो जाएगा, फिर कितना और कट जाएगा 2 बार में तो 1/2, यानी c बराबर क्या रखने पे, क्योंकि ये बस समझ रखना कि हमको ऐसे करने से इनफिनाइट मिलने वाले हैं, तो बस उसको बराबर करना है, 1/2 है 1/2 तो भाई इसमें भी 1/2 होना चाहिए, 6 है तो उसका हाफ कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण जो दिया है 2x - y = 5 का हल क्या होगा। अब बताओ इसका हल पूछा है, मतलब कि इसमें बोल दिया है, ये पिछले वीडियो में बता दिया, इसको 2y + 5 दे दिया है और दूसरा दे दिया है 3x + 2y = 4 दे दिया है। तो इसमें x और y का वैल्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है x और y का, मतलब x बराबर क्या होगा और y बराबर क्या होगा, ये दो वैल्यू चाहिए उसको। तो ये बताओ आगे, हम लोग जानते हैं इक्वेशंस को कि किस तरह से बराबर करते हैं, 2x है 3x है बराबर नहीं है, y है 2y है, तो देखो ये तो है, इसको बना सकते हैं क्या, हाँ, तो इसको किससे इंटू करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ भी 2 है और साइन अलग अलग है तो प्लस करेंगे, पता है साइन एक जैसा होता माइनस करते हैं ताकि चेंज हो जाए साइन, लेकिन तो खुद ही चेंज है, क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो किससे इंटू करेंगे दोनों में, हम लोग 2 से इंटू करें दोनों साइड में, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली हम यहाँ पर इंटू 2 सब दोनों साइड में क्या करेंगे, चलो 2 2 जा 4x माइनस 2y कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना, दोनों साइड से इंटू कर दिए हम लोग 10। अब देखो दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे, चलो जोड़ दो कितना हो जाएगा, दोनों के यहाँ पे जोड़ोगे तो चलो इसी के यहाँ लिख देते हैं 4x - 2y + 10, सही यहाँ पे है, प्लस करेंगे तो साइन चेंज होता है क्या, नहीं होता है, माइनस में साइन चेंज होता है, चलो कितना हो जाएगा यहाँ पर 14, ये तो कट जाएगा, कितना यहाँ बचेगा 7x, x बराबर कितना हो जाएगा 2 x बराबर कितना आ गया 2। अब 2x का वैल्यू किसी भी रखोगे तो क्या निकल जाएगा y का वैल्यू निकल जाएगा, तो चलो इसी में रख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। बताओ यहाँ पर 2 और x क्या लिखेंगे 2 - y = 5, माने 4 - 5 = y लिख सकते हैं क्या, मतलब कैसे कि y को भेज दिए थे तो प्लस में चला गया,
ठीक है, और 5 की वैल्यू क्या आ गया, Minus. माइनस में आ गया, यानी बोल सकते हैं कि -1 इक्वल टू y, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, फर्स्ट में ही दिख रहा है, ठीक है। यानी y बराबर क्या आ गया, -1, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, फर्स्ट में मेरा आंसर हो गया। समझ के इंग्लिश समझ आ रहा, वह रैखिक समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे असंगत कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, असंगत कहते हैं, मतलब कि कोई हल असंगत, माने संगत मतलब कहीं ना कहीं मिले, और असंगत मतलब कभी ना मिले, और जब कभी मिलेगा नहीं कोई हल होगा क्या, कोई हल नहीं होगा। अब बताओगे थोड़ा सा, चलो पूछ ही लेते हैं, ये दोनों क्या है, संगत है, और ये क्या है, असंगत है, ये मिल रहा है और ये कभी नहीं मिलेगा, और ये क्या है, ये एक ही दूसरे, सॉरी यहाँ पे दो लाइन में दिख रहा है, ये एक ही दूसरे के ऊपर है, दो लाइनें हैं इसमें, एक दूसरे के ऊपर है, तो इसे क्या कहेंगे, संपाती, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, संगत, और ये हो जाएगा असंगत, और ये क्या है, संपाती, ठीक है, मतलब ये इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और ओवरलैप, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया समीकरण जो दिया है x + y इसको हल करना है। मैंने बोल दिया है कि x + y = 9 दे दिया है, एक बार x - y = 1 दे दिया, तो इसको सॉल्व करोगे ग्राफ से हो जाएगा। देखोगे जोड़कर 1 है, जोड़कर 9 है, और घटाकर कितना है, 1 है, ऐसे कौन सा संख्या है बताओ। और हम तो पिछले बार बताए थे कि सीरीज में सोचो, एक डिफरेंस चल रहा है ना, दो नंबर सोचो, 4 और 5, 4 और 5 कितना आ जाएगा, ठीक है, जो भी है 5 या 4, 4 या 5 जो है 5 और 4 दोनों संख्या हो जाएंगी, इसमें क्या करना होगा, 1, इसका ऑप्शन में कितना दे रहा है, 3 मेरा आंसर है, ठीक है। मैंने 4 और 5 दो संख्या होंगी जिसको जोड़ के इतना है, घटा कर कितना है बताते हैं, अगर दो बना तो दो नंबर को सोचते हैं डिफरेंस करके। निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण है, अब द्विघात समीकरण किसे कहेंगे बताओ थोड़ा सा, जिसका पावर क्या हो, मैक्सिमम पावर, जिसका मैक्सिमम पावर 2 है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, उसे मैंने बुलाया गया द्विघात समीकरण, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन, सब में लगभग 22 पावर दे दिया है, तो देखिए घबराना नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो कट जाएंगे, मतलब जैसे कि जो ऑप्शन देखोगे यहाँ पर, जो फर्स्ट में ही है इसका स्क्वायर, सर सेकंड वाला है = x² - 5x जो है, सेकंड वाला जो ऑप्शन यहाँ दिया है उसको देखो क्या हो जाएगा, x² 1² + 2x = x² + 5x। बताओ ये x² क्या हो जाएगा, कट जाएगा, किधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बताओ इसमें सबसे हाईएस्ट पावर क्या बचा, 1 बचा, 1, हाँ कुछ नहीं, इसके पीछे क्या है, 1 रहता है पावर, हाँ, और जिसका पावर 1 है वो तो लीनियर हो गया ना, क्वाड्रेटिक कहाँ से हुआ, द्विघात समीकरण रहा नहीं, तो ऑप्शन में दिखाई दे रहा है x², लेकिन पता है वो कट जाएगा किसी न किसी से, ठीक है। उसी तरीके से जो फर्स्ट वाला भी था, यहाँ फर्स्ट वाला भी देख लेते हैं, इसमें दिया है कि x और x - 3 = x² + देखो x कितना आ जाएगा, x² काट देगा इसको, खत्म, ऐसी ऑप्शन। फिर जो थर्ड नंबर आंसर दे रहा है, हाँ, तो इसका आंसर जो है x + 1 का होल स्क्वायर और 2x - 3। अभी बात बताओगे, इसमें जो a + b का होल स्क्वायर मतलब x² + 1 का स्क्वायर + 2ab, मतलब 2x हो जाएगा यहाँ पर। अब बताओ यहाँ पर 2x, कोई है जो x² काट सकता है, जब x² कटेगा नहीं तो ये हो जाएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो जो ऑप्शन नंबर कितने दिया है, 3 में मेरा आंसर हो जाएगा। हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान क्या होती है, क्वाड्रेटिक के लिए पावर कितना होना चाहिए, 2, क्यूबिक के लिए 3, और लीनियर के लिए 1 पावर होना चाहिए, लेकिन जो इसमें दिख रहा था कि पावर 2 है, लेकिन किसी न किसी से कट जा रहा था, तो बचता ही नहीं, तो फिर क्वाड्रेटिक कैसे हुआ, है ना। निम्नलिखित कौन सा द्विघात समीकरण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि यदि विविधीकरण d जो है 0 से बड़ा हो तो मूल बिंदु क्या होंगे, बता तभी, जो d जो होता है अगर वो ग्रेटर देन 0 हो जाए तब बताना, इसमें क्या दिया है, -1, वो तो वैल्यू नहीं पूछा है, इसे बोल दिया है वास्तविक और भिन्न, वास्तविक समान, वास्तविक नहीं, इनमें से कोई नहीं। याद रखना, जब भी d जो है अगर 0 से बड़ा हो जाए तो क्या हो जाता है, वो वास्तविक हो जाता है, ठीक है, और भिन्न हो जाता है, ठीक है, वास्तविक हो जाएगा और भिन्न हो जाएगा, रियलिटी एंड फ्रैक्शन हो जाएगा। अगर d = 0 हो गया तो ये वास्तविक है ना, साथ में क्या है, समान है, समान होता है, इक्वल,
ठीक है। अगर ऐसे बोल देगा कि लेस देन मतलब 0 से ही छोटा हो गया तब क्या होगा, वास्तविक नहीं है, बस खत्म। मतलब रियल नहीं है, यहाँ पर ये रियल भी है लेकिन इक्वल भी है, और रियल भी है और बड़ा भी है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन क्या रहा है, द्विघात समीकरण के लिए विविक्तकरण क्या है। मतलब इसमें पूछा कि डी का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, बोला है डी बराबर क्या होगा, तो बताओ तुम्हें क्या बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी बराबर कितना है, कुछ नहीं तो 1 का स्क्वायर, यहाँ माइनस में माइनस 1 का स्क्वायर 4, ए कितना है, कुछ नहीं तो 1, और सी कितना है 3, माने 1 का माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा 2l, यानी कितना आ जाएगा माइनस 11, कितना आ जाएगा माइनस 11, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया 4 में मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ये दिया है मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करें। अब इसका मूल क्या है, समान है, समान मतलब इक्वल, ठीक है। और याद रखना जब भी किसी का वैल्यू पूछेगा ना तो हमेशा इक्वल ही देकर पूछेगा, जबकि इक्वल नहीं देगा तो वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, जब इक्वल नहीं देगा तो वैल्यू कैसे फाइंड करोगे। मतलब हम जानते हैं यहाँ पर k का मान पूछ दिया है तो हम जानते हैं d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और जब मूल समान है तो क्या हो जाएगा 0, जब मूल समान है तो 0 हो जाएगा, वास्तविक और समान होता है, अभी बताते हैं, ठीक है। अब बताओगे इसमें b बराबर कितना है -4 का स्क्वायर, a बराबर 4 और a बराबर कितना है, कुछ नहीं तो 1, और c बराबर k इक्वल टू 0। अब बताओ 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 की हो जाएगा, 4 के होगा ना। अब तो इसको इधर भेज देंगे क्योंकि माइनस में तो क्या हो जाएगा इधर प्लस में, यानी 16 इक्वल टू 4k, और तब 4 से काट दो कितना कट जाएगा 4 बार, यानी k इक्वल टू कितना आ गया 4, k इक्वल टू 4 आ गया, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है कि मूल ज्ञात करें, फिर इसमें बोला है मूल ज्ञात करने के लिए, तो 20 नंबर क्वेश्चन बोला है कि द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें से मूल क्या होगा, तो पहले बताओगे यहाँ पर कि मूल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तोड़ दो, मूल बिंदु मतलब निकालना है हमको, पॉइंट निकालना है, कैसे निकालोगे बताया तो रूल, क्या करो इनटू करोगे, आप कुछ नहीं तो 1 है तो इनटू करके कितना आ जाएगा 6 को दो भाग में तोड़ोगे, जिसको इनटू करके 6 आना चाहिए, सॉरी इनटू करके 6 आना चाहिए, प्लस करके 5 आना चाहिए, मतलब 3 और 2 होता है। बताओगे अब इसमें ये प्लस में है और ये दोनों क्या है, इससे छोटा है, दोनों क्या ले लेगा माइनस माइनस, ये दोनों इनटू करके कितना आएगा और प्लस करके इतना आ जाएगा। मैंने बताया था माइनस डिवाइड क्या करते हैं 1, साइन क्या होगा चेंज, अब दोनों ही माइनस में दोनों ही प्लस में हो जाएगा, साइन चेंज होता है ना, तो हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर किस पे दिया है यहाँ पर, देखिए इसमें ऑप्शन नंबर हाँ 3 2 या 2 3 बात कोई मतलब नहीं है, दोनों ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसको 2 + 3 वैसे लिख दिया आंसर में, तो ऑप्शन नंबर कितना है 2 मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से ध्यान देना कि डायरेक्टली तुम लोग क्या करोगे बना देना, अब उतना कैलकुलेशन करने जाएगा नहीं कि इसको इंटू करो फैक्टराइजेशन करो, मैंने बताया दो भाग तोड़ो, ये तो तोड़ना ही है, और इसके जो x के साथ रहता है, a जो रहता है उसको क्या कर देते हैं डिवाइड करते हैं और साइन को चेंज कर देते हैं। अब है जो एपी कल पढ़ाया था ना, एपी कल पढ़ाया था उसमें से क्वेश्चन देखोगे, निम्नलिखित में कौन एपी है। अब एपी का बताओ क्या होता है, डायरेक्शन, बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, कोई भी टर्म लो, दो टर्म उसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, उसे एपी कहेंगे। तो अब देखो इसमें 2 4 8 16 ये क्या एपी में है, ये तो डबल होते जा रहा है, 2 4 8 16 नहीं एपी नहीं है, 1 2 3 1 सॉरी 3 फिर 5 फिर 7 ये एपी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है, यहाँ से यहाँ पर 1 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 डैश से जा रहा, सब में देखो कॉमन डिफरेंस +2, इसमें क्या किया +2, इसमें क्या करा +2, माने कॉमन डिफरेंस सबका सेम है, यानी ये एपी में है, ठीक है। बोला है यहाँ पर कि एपी में नंबर कोई दिया है उसका 10वां पद क्या होगा। अब बताओगे एपी में कोई संख्या दे दिया है, 2 है 7 है 12 है, उसका बोला गया 10th नंबर पे पूछ रहा है कि कौन सा पद होगा, तो मैंने बताते उसे n मानते हैं ना, इसे क्या मानते हैं n मानते हैं। अब बताओ a n बराबर फॉर्मूला बताते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू d, तो बताओ a बराबर फर्स्ट टर्म होता है 2 और n बराबर
वही Last term। 10 माइनस 1, ठीक है, और टी बराबर सब में डिफरेंस कितना कितना का है? 5 का। हो गया तुम्हारा काम। 2 प्लस 9, 9 में से इंटू कितना 5 कितना आ जाएगा? 45, 45 जोड़ कितना हो जाएगा? 47 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 47 मेरा आंसर जो ऑप्शन नंबर 3 पे दिया। तो एक बात देखो कि अगर इतना करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली सोचोगे 10 बोला है ना, 10 अब बचेगा ना, 9 से इंटू करोगे किससे? कॉमन डिफरेंस में। कितना डिफरेंस है? 5, 9 5 45, अब प्लस जोड़ दो इसको। अगर इतना करने की आवश्यकता नहीं है तो ये जब 10 पूछा है ना तो 9 लेकर चलना, 10 पूछा है तो 9, 10 पूछा है तो 9 लगोगे, ठीक है। अगर 20 पूछता तो 19 लेके चलते हैं, तो 10 पूछा है तो 9 लेंगे और कॉमन डिफरेंस से इंटू कर देंगे। कॉमन डिफरेंस कितना है? 5, 9 5 जा 45 और फर्स्ट टर्म को जोड़ दो 47। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी? ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था। 2 अंकों वाली संख्या 3 से विभाजित, कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी? मैंने बताया था इसमें 3 से विभाजित। हाँ, तो 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? 10 है और कहाँ है? 99 तक है। यही ना 2 संख्या है। अब बोला जो 3 से विभाजित हो, तो मैंने क्या बताया कि अगर इसको डिफरेंस करके 3 से डिवाइड करोगे तो मेरा आंसर होगा। अगर लास्ट वाला भी कर रहे तो उसमें एक और जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहले डिफरेंस करो, कितना आएगा? 89 आएगा। दोनों का डिफरेंस कितना होगा? डिफरेंस में कितना कर गया? डिफरेंस यहाँ पर जो आया 89 आया, उसे किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। देखो कितने बार में आता है, लगभग में कितना चल जाएगा? 2 6 29। यहाँ पर 29 ऐसी संख्या है जो 3 से डिवाइड करेगी 10 और 99 के बीच में, लेकिन 99 भी तो डिवाइड होता है 2 अंक की संख्या है। बोलता है कि 10 और 99 के बीच कितनी संख्या है, तो आंसर कितना हो जाता है? 20। तो सर 29 है ना। देखो आपसे कितना रहा है यहाँ पर? 3 2 और कितना बचेगा? 2 यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि लास्ट का भी तो है ना डिवाइड करेगा, तो अब बताओ ये भी डिवाइड होगा तो एक और क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा टोटल? 30 ऐसी संख्याएं हैं जो क्या होगी? 3 से डिवाइड होगी। तो ऑप्शन नंबर जो 2 पे दिया है मेरा आंसर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? बिटवीन पूछता तो इसको छोड़ देते हैं, लेकिन पूछा कि 2 अंक की संख्या, भाई 2 अंक यहाँ से लेकर वहां तक है, अगर ये भी डिवाइड हो जाता तो इसको भी काउंट कर लेते एक बार, ठीक है। लेकिन हाँ काउंट नहीं, डिफरेंस करो तो एक ही बार होता है, लास्ट का टर्म छूट जाता है, उसको देख लो लास्ट टर्म हो रहा है तो इंटू कर दो। सभी वृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है सभी वृत्त होते हैं, बता सभी वृत्त मतलब सर्कल, सभी सर्कल कैसे होते हैं? सभी सर्कल, हाँ, तो बोला गया सर्वांग सम मतलब कांग्रेंस, समरूप, संपाती जो भी है। तो हमने बताया था कि कांग्रेंस नहीं, कांग्रेंस कब होते हैं? जब रेडियस समान हो। पहले कल बताया था कि रेडियस समान हो तभी वो क्या होगा? समरूप कांग्रेस दोनों हो जाएंगे। लेकिन ये कांग्रेस क्या बराबर है दोनों? तो कांग्रेस नहीं है, लेकिन दोनों क्या एकदम वृत्त है, दोनों ही क्या है? सर्कल है। यानी क्या हो गया? समरूप हो गया। मतलब रूप मतलब होता है एक ही जैसा आकार, और सम मतलब बराबर, दोनों का आकार जैसे है, गोल गोल है ना, ये हो गया समरूप हो गया, ठीक है। सही वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसमें ऑप्शन में कितना दे दिया है? 2 मेरा आंसर है, क्या हो जाएगा? समरूप, ठीक है, मतलब सेम शेप्स का हो जाएंगे ये लोग। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा है यहाँ पर, यदि आकृति में दिया है इतना सेंटीमीटर तो एडी का मान क्या करें? बहुत देखो इजी क्वेश्चन है ये, हम कल बताए थे इसकी थ्योरम कि एक कोई लाइन है, ठीक है, इसका नाम है डीई, ठीक है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। तो बोला है कि जो बीडी है, बीडी का वैल्यू दे दिया है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर दे दिया एई, एई का वैल्यू दे दिया है कितना? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और बोला इसी का वैल्यू दे दिया है तुम्हारा कितना? 3 सेंटीमीटर। पूछ रहा है एडी वैल्यू पूछ रहा है, जबकि यहाँ दे दिया है कि जो डीई है पैरेलल किसका है? बीसी का। अब ये नियम पता है कि इतना बाई इतना इक्वल टू इतना बाई इतना, हम कर सकते थे ना कल, तो लिख सकते हैं एडी जो है एडी बाई बीडी इक्वल टू एई बाई सीई, मतलब इतना बटा इतना इक्वल टू इतना बटा इतना, क्योंकि पैरेलल लाइन है, इसके पैरेलल लाइन इसलिए कर रहे हैं। मतलब एडी कितना है? एडी हम क्या करना है? एडी निकालना है। बीडी का वैल्यू कितना दिया है? 2, और एसी का एई का वैल्यू कितना? 1.5, नीचे कितना है? 3। बताइए पॉइंट हटेगा क्या है नीचे? 10 आता है ना, पॉइंट नीचे 10 आया, काट लो कितना बार में? 5 बार में, ठीक है। अब देखो अब 5 से कितना काट लो? 2 बार में, और 2 भी 2 क्या हो गया? कट गया। नीचे नीचे कट जाता है, याद रखना, ऊपर पर कट जाता है, नीचे नीचे भी कटता है। ऐसे
इसका संख्या ये इधर डिवाइड करेगा ना, इधर क्या होगा इनटू में ऊपर आ जाएगा, ऊपर फिर क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो हम काटा डायरेक्टली क्या करना है, नीचे से नीचे तुम काट सकते हो और ऊपर से भी ऊपर काटोगे, नीचे मत काटना, ठीक है। ऊपर से ऊपर काटोगे, नीचे से नीचे काट दोगे, इक्वल टू वो पार्ट, ठीक है। यानी 80 बराबर कितना आ गया, कुछ नहीं तो 1 मेरा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 पे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो, संगत कोण मतलब समान, जैसे मान लो दो त्रिभुज है, ठीक है, संगत कोण मतलब ये कोण इससे, ये कोण इससे और ये कोण इससे बराबर है, ठीक है। तो ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। समरूप मतलब देखोगे संगत कोण, मान लो ये अब दोनों के सेम साइज का ही हो, अब सपोज करोगे कि ये इतना बड़ा भी तो हो सकता है, एक जैसा दिख रहा है, हाँ बस एक जैसा दिख रहा है, इससे समरूप हो गया। इस कसौटी को किस नाम से जाना जाता है, तो बताओगे। अब इस कसौटी को किस नाम से जानोगे, इसमें तो क्या मैच करना बताओ, तो साइड में मैच कर नहीं रहा, इसका 3 एंगल इस 3 एंगल से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, यानी क्या हो जाएगा एंगल एंगल एंगल, क्या होगा इसका एंगल एंगल क्या है, समरूप है, सर्वांगसम नहीं होगा, कांग्रेस नहीं होगा, बस समरूप है, ठीक है। एंगल 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 जो ऑप्शन में किसमें दिया 3 में आंसर हो रहा है। नेक्स्ट जो बोल रहा है यहाँ पर एबीसी और पीक्यूआर जो ट्रायंगल है, इसे किसका कथन सत्य है। तो पहले ध्यान दोगे इस ट्रायंगल में जो ड्रॉ किया गया है 60, ये एबीसी दो एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल है पीक्यूआर, पीक्यूआर ये 60 है, ये भी 60 है, ये 80 है, ये भी 80 है, ये भी 40 है। तो अब बताओ कि इसमें जो ऑप्शंस है अब किस तरह से कहोगे। अब ध्यान देना, ऑप्शन देखो तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, जिस तरह से इसका नामकरण होगा ना उसी तरह से इसका नामकरण होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो फर्स्ट है एबीसी, अगर ट्रायंगल जो है ए बी सी कांग्रेंस ट्रायंगल क्यू पी आर, देखो ए है तो पी आना चाहिए, क्योंकि इसका दोनों मैच कर रहा है ना, यहाँ पर क्यू दे दिया है, एक साथ क्यू संबंध है क्या, नहीं है, तो ऐसे ही गलत हो जाएगा, मतलब संबंध सेम होना चाहिए, मतलब एक साथ क्या आएगा बताओ तो P। अगर ए है तो उधर में क्या आएगा पी, अगर इधर बी है क्यू, उधर क्या आएगा क्यू, अगर सी है तो उधर क्या आएगा आर, तब ये होगा कांग्रुएंस ट्रायंगल। तो ऐसे ऑप्शन ध्यान रखिए, इसमें दिख रहा है एबीसी और पीक्यूआर, जो ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर होगा। समझ आया ना कैसे किया जाता है। अब ऐसे उठा लिया मत करना, 15 मिनट में खत्म हो पाएगा सर, 15 मिनट में 10 क्वेश्चन हो जाएगा, कर दीजिए, पूरा एक चैप्टर ही खत्म हो जाएगा सेट। 29 कह रहा है यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात इतना है, इसका क्षेत्रफल बताओगे। बताया था कल जिसका भुजा इतना दिया हो, ये साइड इतना दे दिया है, तो उसका एरिया क्या होगा 16 और 81, यही होता है ना। अगर साइड का अनुपात दिया हो तो एरिया का अनुपात क्या होगा, उसका स्क्वायर कर दो, हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। इसका ऑप्शन में कितना दे रहे हैं 16 81, ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलो फास्ट जरूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में बोल रहा है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a है तो शीर्षलंब की ऊंचाई क्या होगी। अब समबाहु मतलब क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सभी साइड क्या है बराबर है, तो बोला इसकी ऊंचाई क्या होगी। हमने बताया था जब यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई यहाँ क्या करता है, यहाँ पर एल्टीट्यूड्स जब होता है तो इसे क्या करता है, दो भागों में बांट देता है, एकदम इक्वल भागों में बांट देता है। तो बताओ कि इसका सभी साइड क्या है 2a है, सभी साइड क्या है 2a है, बताओ ये कितना होगा, ये 1 1 कैसे 2a है तो ये कितना होगा a और a होगा, कितना होगा a और a होगा। अब बताना कि बोला इसका ये निकालने के लिए, अब ये क्या बन गया एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये क्या करेगा परपेंडिकुलर निकालने के लिए क्या होता है, जब इसको निकालते हैं तो इसका स्क्वायर में से इसको स्क्वायर कर देते हैं, घटा देते, इसको घटा देंगे, यानी 2a का स्क्वायर में से क्या घटा देंगे a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, ये किसका आ जाएगा रूट में आ जाएगा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से आ रहा था। कितना हो जाएगा यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, 4 स्क्वायर से स्क्वायर कितना बचा 3a स्क्वायर, क्या बचा 3a स्क्वायर। ऐसे ऑप्शंस में जो है मेरा ऑप्शन नंबर किधर गया
3a²। हाँ ठीक है, एक और देखो यहाँ पर स्क्वायर क्या होता है तो बाहर आ जाता है ना, देन क्या हो जाएगा a√3। क्या हो जाएगा a√3 या 3√a जो बोलोगे, ऑप्शन में दिया है इस तरह से √3a दे दिया, मतलब a को बाहर कर दिया। क्यों? क्योंकि a के पास क्या है स्क्वायर था, इसलिए बाहर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो दे रहा है इसमें 1 मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 31 एबीसी ट्रायंगल है जिसमें सबका साइड दिया है, तो बी का मान क्या होगा। एक बात बता दूं, सिंपल सा फॉर्म बताया था हम पहले कि जब भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ दे और किसी एंगल का साइड दे दे तीनों और किसी एंगल का वैल्यू पूछ दे तो हमेशा क्या निकलता है, राइट एंगल निकलता है। ठीक है, जैसे इसमें दे दिया है कि ट्रायंगल है इस तरह से ए बी सी, एक ट्रायंगल है, तो उसमें जो ए बी है, जो ए बी दे दिया है √3, ठीक है, और यहाँ पर AC जो दे दिया है 12 दे दिया है और BC दे दिया है 6 दे दिया है। तो बोला कि ये जो एंगल B है यानी इसका वैल्यू क्या होगा। तो मैंने कल रूल बताया था कि जब भी ना पहचान आए तो क्या करना, सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर करके अलग कर दो और दो छोटे छोटे साइड का स्क्वायर करके अलग कर दो, और ये छोटा को जोड़ दोगे ना, अगर बढ़ने के बराबर आ गया तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, और बड़े वाला साइड के सामने वाला क्या कहलाएगा, राइट एंगल। बताओ इसका कितना होता है 144, इसका स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 144, इसका स्क्वायर 36, ठीक है, और इसका स्क्वायर करोगे तो 6 से 36 और इनटू √3 का 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर 108। अब ये दोनों को तुम जोड़ोगे 144 आ रहा है ना, यानी उसके बराबर आ गया, और ये तो पाइथागोरस थ्योरम कहता है सबसे बड़ा साइड का स्क्वायर करो अलग रखो, दो छोटे में जोड़ोगे तो कितना होगा, बड़े के बराबर आ जाएगा। तो क्या हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल तो क्या होता है, सबसे बड़ा वाला साइड के सामने वाला क्या कहलाता है 90 डिग्री, यानी इसका वैल्यू कितना निकलेगा 90 डिग्री, यानी एंगल का बी जो हो गया यहाँ पर 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, बता दो। एक वृत्त है उसमें कितने टेंजेंट हो सकते हैं। मैंने बताया था कि वृत्त बहुत सारी लाइनों से मिलकर बनी होती है, एक टेंजेंट एक टेंजेंट एक टेंजेंट, मतलब कितने पॉइंट है, इनफिनाइट पॉइंट है वृत्त में, सर्कल में इनफिनाइट पॉइंट होते हैं और हर एक पॉइंट से एक टेंजेंट हो सकती है, तो कितने भी टेंजेंट हो जाएंगे इनफिनाइट टेंजेंट हो जाएंगे, है ना। जिसमें इसमें दिया है कि अनेक, परिमित रूप से अनेक, सही है, और परिमित रूप से क्या हो जाएगा अनेक, मतलब यहाँ बोल सकते हैं अनेक मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनफिनाइट जो ऑप्शन नंबर इस पे दे दिया 3 पे मेरा आंसर है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। मतलब कि एक सर्कल है, ठीक है, और एक सर्कल से दूर है ना, केंद्र से 13 सेंटीमीटर माने केंद्र है, और एक केंद्र से कितना दूरी पर है ये 13 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा है कोई, और इस पे एक स्पर्श रेखा खींची गई। एक स्पर्श खींचो या दो स्पर्श खींचो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, दो, एक इधर की तरफ और एक नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन कहता है कि बाहरी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, टेंजेंट कितनी खींचे जा सकते हैं, दो खींचे जा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, बोला है कि अब यहाँ पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, तुम्हें यही ज्ञात करना। और एक हमेशा रूल बता दें कि जो स्पर्श रेखा होती है, स्पर्श रेखा और जो टेंजेंट जो होता है रेडियस के साथ में कितना डिग्री बनाता है 90 डिग्री बनाता है। अभी बताओ, अभी बन गया राइट एंगल ट्रायंगल, क्या बन गया एक तरफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये 90 डिग्री थी क्या कहलाएगा हाइपोटेनियस, क्या कहलाएगा हाइपोटेनियस। ठीक है, थोड़ा फिगर तुमको देखने में अजीब लग रहा है, चलो थोड़ा इस बात है इस तरह से अब और अजीब बन गया। ठीक है, चलो तो ये वैल्यू मेरे पास दिया है, कितना है ये हमको फाइंड करना है, और इसका टेंजेंट कितना दे दिया है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर। अब बताओगे कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनियस है और ये हो जाएगा बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो जैसे इसको निकालना तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पर, सबसे बड़ा साइड ये है 13, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 169 माइनस 144 कितना निकलेगा 25 निकल जाएगा, 25 से क्या बाहर निकल जाएगा 5,
5 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें दिया है 2 पे मेरा आंसर दिया। ठीक है, समझ आया ना। टेंजेंट हमेशा क्या बनाता है रेडियस के साथ में 90 डिग्री बनाता है, और जैसे 90 डिग्री बनाया राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, बस पाइथागोरस लगा देंगे वहां पर। नेक्स्ट बोला गया बिंदु Q से एक वृत्त पे स्पर्श रेखा की लंबाई इतना है और Q केंद्र से दूरी इतना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, ये भी क्या है सेम क्वेश्चन है। तो क्या करना 34 खुद से ट्राई करना, ठीक है, ये सबके लिए होमवर्क पे रहेगा। हमारे जो हमें देखा वो कमेंट कर देगा, है ना। चलो ठीक है, 34 तो सेम क्वेश्चन है। चलो 35 देखते हैं यहाँ पर। 35 में लगभग वही क्वेश्चन है कि बिंदु O Q से वृत्त की यहाँ पर 34 हो गया, बिंदु केंद्रीय सेकेंडरी वृत्त है। अब सेकेंडरी वृत्त क्या होता है, क्या चीज सेकेंडरी मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब ऐसे सर्कल दो सर्कल जिसका एक ही सेंटर हो, ऐसे इसे सेकेंडरी वृत्त कहते हैं हिंदी में कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल वृत्त की त्रिज्या 3 और 5 है, मतलब छोटा कितना है 3 है और बड़ा कितना है 5 है। ठीक है, वृत्त की जीवा की लंबाई क्या होगी जब वृत्त का स्पर्श करती हो। ठीक है, अब ये मान लो कितना है 5 है टोटल, अब ये मेरा केंद्र हो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वृत्त पे स्पर्श यहाँ पर सेंटीमीटर है, बड़े वृत्त की जीवा लंबाई क्या होगी जो छोटे वृत्त का स्पर्श। मैंने बोला कि जीवा मतलब कॉर्ड होता है, इस कॉर्ड की लंबाई ज्ञात करो जो क्या करती हो इस छोटे वाले सर्कल क्या करो टेंजेंट के रूप में काम कर रहा है। इसके लिए टेंजेंट है लेकिन बड़े के लिए कॉर्ड है। ठीक है, तो अगर इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे तो छोड़ो छोड़ो, ये अगर इतना है, अगर मैं बात करें ऐसे कर सकता हूँ कितना आ जाएगा 3, क्योंकि यही ना सारे जहां बराबर 3 मिलेगा, और ये अगर 5 है तो कितना होगा 5 ही होगा। क्यों, क्योंकि सर्कल में तुम रेडियस कहीं भी घुमाओगे रेडियस हमेशा क्या रहता है बराबर, यहाँ का लंबाई जितना है इतना 3 हो गया, और ये जितना है कहीं घुमाओगे तो 5 रहेगा। अब पूछा है कि पूरा इसकी लंबाई क्या है, एक बात बता दें कि कोई भी सर्कल ले लो और ये जो टेंजेंट है कॉर्ड है जिस पे ये रेडियस का जो गिरता है ना परपेंडिकुलर, जो रेडियस गिरता है परपेंडिकुलर, अब यहाँ ध्यान दोगे उसको 2 भागों में बांट देता है। क्या करता है 2 भागों में बांट, मतलब जितना इसका वैल्यू उतना ही इसका वैल्यू। अगर हम इसको निकाल दें तो डबल कर देंगे ना, निकालो डबल कर देंगे। अब चलो बताओ इसको ट्रिपलेट लगा लो, यहाँ पर 5 है 3 है तो क्या हो जाएगा 4 है ना, ट्रिपलेट्स माने 2 साइड का स्क्वायर को 5 यहाँ पर। चलो ये नहीं निकल समझा, ये का बेस का क्या निकालते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेन्यूस है परपेंडिकुलर रेडियस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 में से 9 गया तो 16 में से क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा यार, 3 4 5 हमेशा रियल चलता है। ठीक है, तो ये निकल गया 4, ये भी कितना निकल जाएगा 4। अब पूरा लंबाई 8, पूरा लंबाई कितना आ जाएगा 8। अब क्या है यहाँ पर सेंटीमीटर में है तो 8 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा आंसर, जो ऑप्शन नंबर 1 पे है। समझ आया ना, किस तरह से तुम निकाल सकते हो किसी भी वृत्त का यहाँ पर। इसके लिए तो कॉर्ड है, बड़े वाले के कॉर्ड है लेकिन छोटे वाले के लिए टेंजेंट है। ठीक है, और ये रेडियस गिरता है हमेशा क्या गिरेगा यहाँ पर 90 डिग्री ही गिरेगा, और इसे 2 भागों में क्या कर देगा बांट देता है, ये फिक्स रहता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है थीटा डिग्री केंद्रीय कोण को 8 डिग्री वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताओ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताया था हम लोग यहाँ पर थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही था त्रिज्यखंड क्षेत्र। अब त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे मान लो ये क्या गया 2 रेडियस है और ये क्या गया त्रिज्यखंड यानी सेक्टर, ये होता है माइनर सेक्टर और ये क्या होता है मेजर सेक्टर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इक्वल क्या होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई स्क्वायर। अब ऑप्शन में ध्यान दो वैसे इजीली करके दे दिया है, क्या दे दिया है थीटा दे दिया है, पाई दे दिया है, आर दे दिया है, और ऐसे में 360 ऐसे ऑप्शन कोई दिया होगा, है ना। तो जो ऑप्शन नंबर दिया है यहाँ पर 2 मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब उसमें थीटा क्या कर दिया बाद में लिख दिया, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि हमेशा एक जैसा रहता है। 2 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कुछ दिया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहेंगे, सबसे बड़ी कॉर्ड, सबसे बड़ी हाँ ये वृत्त है तो जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है,
और सबसे बड़ी कर्व वो कहते हैं जो सेंटर से गुजरती है, हाँ। उसको क्या कहते हैं? डायमीटर। क्या कहते हैं? डायमीटर। डी यानी हिंदी में क्या कहते हैं? उसे व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? व्यास कहते हैं। तो जो यहाँ पर कितना हो जाएगा? व्यास मेरा थर्ड नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी जीवा व्यास होता है। ठीक है, और दो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का त्रिज्यखंड क्षेत्रफल ज्ञात होगा जिसका केंद्र पे 60 डिग्री। अब बताओगे तो बहुत इजी क्वेश्चन बोल दिया। एक 60 डिग्री यहाँ पर क्या है? 60 डिग्री कोण बना रहा है और इसका एरिया पूछ दिया। एरिया बता क्या होता है? थीटा बाई 360 into पाई आर स्क्वायर होता है ना। बताओ तो रेडियस पे इसमें दे दिया है कितना? आज यहाँ पर 6 सेंटीमीटर रेडियस वाला कितना है? 6 सेंटीमीटर रेडियस इसका। त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब बताओ यहाँ थीटा कितना आ जाएगा? 60 डिग्री बाय 360 डिग्री और पाई का वैल्यू 22 बाई 7 और रेडियस कितना है? 6 दिया है, 6 into 6 हो जाएगा। अब कितना कट जाएगा? 6 बार में कट जाएगा, 6 से 6 काट दो। आप ऊपर देख लो कितना आ जाएगा? 6 × 12 6 × 12 13 बाई 7 है ना। इतना ऑप्शन दिया होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया पूछा किसमें आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन में लास्ट बोला है 14 नंबर क्वेश्चन। एक घोड़ा एक मैदान में 7 कितना? एक घोड़ा एक मैदान में 7 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जो घोड़ा घास चर सकता है। एक घोड़ा है, ठीक है, तो जिसका एक रस्सी, एक खूंटा है, उसका खूंटा समझते हो ना, जहाँ कील पर फंसा होता है, एक रस्सी से बंधा हुआ जिसका रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 मीटर है। अब घोड़ा यहाँ है, बोला उस एरिया का क्षेत्रफल ज्ञात करो, मतलब उस स्टेप्स का जो घोड़ा क्या करता है? वो घास को चर सकता है। माने बंधा यहाँ पर है, वो इतना एरिया क्या कर सकता है? चर सकता है। यानी ये मेरा क्या काम कर रहा है? रेडियस से काम कर रहा है। अब घोड़ा उसका सर्कमफेरेंस बन गया यहाँ पर। बोला एरिया निकालना है, तो बताओ अब इसका एरिया बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, इसका पूरा एरिया। पाई बराबर 22/7, रेडियस कितना दीजिए? 7 × 7 लिख सकते हैं ना, स्क्वायर है तो एक 7 से 7 काट लो, कितना हो जाएगा? 14 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो बाद बता दूंगा इधर। ठीक है, कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो 4 मेरा आंसर हो जाएगा 154 मीटर स्क्वायर। 14 नंबर मतलब ये सेट पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ऐसा छुट्टी रहेगा।